दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 16 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से द गाबा ब्रिस्बेन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, मैं क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो एवरेज स्कोर वाले होते हैं। 160 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और जहाँ तक बात है विकेट गिरने की, तो वो 6 से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इतने लगभग लगभग गिरते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करके चलना है। ठीक। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ठीक कंडीशन तो निश्चित तौर पर, थोड़ी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है ना। यानी कि थोड़ा सा परेशानी हो सकती है बल्लेबाजों को सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करते समय। ठीक। अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, सॉरी बल्लेबाजी सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसका टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी अगर फॉर्म में है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक। अगर बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, लेकिन पेसर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 17 टी20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 10 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है। एवरेज स्कोर कितना है, 165 का। ठीक। 17 मैचेस में अगर 10 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो 10 और 7 में उतना ज़्यादा अंतर है नहीं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो नहीं जीत सकती है, उसने भी 7 मुकाबले जीते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कौन सी टीम जीतेगी, क्या जीतेगी, ये कई फैक्टर रहते हैं कि भाई दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं। ठीक। आपको प्लेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, हाई स्कोरिंग यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक एवरेज स्कोर 160 के अराउंड वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के गेम होते हैं, तो उसके बेस पर कई चीज़ें रहती हैं। अपोजिशन के बैट्समैन, अपोजिशन के बॉलर, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी किस प्रकार, बॉलर कौन से विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, या तमाम ये फैक्टर जो रहते हैं वो काम करते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ 160 वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो ये मान के चलिए कि 160 टू 170 80 के समथिंग समथिंग का ये मुकाबला होना चाहिए। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, तो वेन्यू मैचेस में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मुकाबला है 2022 का टी20। उसके बाद यहाँ कोई इंटरनेशनल टी20 मुकाबले नहीं खेले गए हैं। ठीक। अगर तो इस वाले मुकाबले की बात करें, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 152 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 4, और पाकिस्तान ने उसको चेज कर लिया है। ठीक है ना। और विकेट 4 और 3 गिरे हैं 2022 में। ठीक है। और पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, पेसर 2 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है। अब दूसरा मुकाबला देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी 2022 का ही मुकाबला है, नवंबर का मुकाबला है। ठीक है। तो श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 141 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 8, और इंग्लैंड ने 144 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 6। लगभग इस प्रकार के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 6 विकेट ले रहा है, सेकंड इनिंग में पेसर 2 विकेट, तो स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। ठीक। तो क्योंकि इस प्रकार के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर ही अपनी टीम बनाऊंगा। ठीक। और एक मुकाबला ऐसा बनाऊंगा जहां पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके उसको उस, वो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। ठीक है। तो इस वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाए, तो आप ये मान के चलिए कि 10-15 रन ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, 150-160 के अराउंड वाला मुकाबला मानकर हम टीम को सेट करके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। ठीक। एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबले के बेस पर हम टीम बना रहे हैं, तो 2 कंडीशन होगी, या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 ओपनर आते हैं, मैथ्यू शॉट, जैक फ्रेशर, और नंबर 3 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच में आए थे, जरूरी नहीं है इस वाले मैच में थोड़ा अप डाउन हो सकता है जॉश इंग्लिश नंबर 3 पर आ जाएँ। ठीक है ना। या हो सकता है ग्लेन मैक्सी नंबर 3 पर आएँ। ठीक। तो इन तीनों प्लेयरों की बात करूँ तो इन तीनों प्लेयर में मैथ्यू शॉट की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, जैक फ्रेशर की भी अच्छी फॉर्म नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में इन्होंने अच्छी इनिंग तो जरूर खेली है, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म बहुत बेकार चल रहा था। तो ठीक है, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात होगी। और साथ में अगर पाकिस्तान के बॉलर की फॉर्म की बात करूँ, उनके सारे के सारे पेसर बॉलर
अच्छी फॉर्म में है, तो इन तीनों प्लेयरों को दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला है, यहाँ औसतन पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना, अगर थोड़ा सा अगर रिस्क टेकर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से चाहे मैथ्यू शॉर्ट हों या जैक फ्रेशर हो या ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों में से केवल एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं। चाहे तो आप मैक्सवेल के साथ जाएं या एम शॉर्ट के साथ जाएं, किसी के भी साथ जा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से केवल एक के साथ जाना ज़्यादा बेटर रह सकता है इनकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड पर मैंने बोला है कि हाई स्कोरिंग वाले मुकाबला किस प्रकार का होता है, उसके बेस पर भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में टीम बता के बनाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पेसर हमको पता है 6 विकेट ले रहे हैं और पाकिस्तान के पेसर जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद पिछले मैच के बेस पर ही बता रहा हूँ, नंबर 4 पर टिम डेविड, नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस और नंबर 6 पर आए थे जॉश इंग्लिश, ठीक है। इस वाले मैच में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक टिम डेविड पीछे आएंगे और मार्कस स्टोइनिस आगे आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्म को इसको आगे को बढ़ाते जाऊँ, टिम डेविड, जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस में, तो हमारे लिए टिम डेविड जो है वो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म तो इनकी भी कोई खास नहीं है, जॉश इंग्लिश की भी एक ठीक टच में है, लेकिन फॉर्म कोई खास नहीं है। मार्कस स्टोइनिस भी कोई खास फॉर्म में नहीं है। यानी कि टोटली अगर बात करें टॉप ऑर्डर, अगर ऑस्ट्रेलिया के 6 प्लेयर लूँ मैं टॉप के, तो किसी की भी फॉर्म जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है करंट में, सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप ग्लेन मैक्सवेल पर भरोसा जता सकते हैं, जॉश इंग्लिश पर, और मार्कस स्टोइनिस या टिम डेविड में से आप एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब ऑस्ट्रेलियाई सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रह रही हैं, जहाँ पर टीम कभी कभी चेज कर भी लेती है और कभी कभी टीम सेकंड इनिंग में भी चेज नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ चेज कर लिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीम चेज नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर 2 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, मैं सीधी सीधी एक बात बता दूँ आपको, सेकेंड इनिंग में भी आप अगर टॉप ऑर्डर की फॉर्म अच्छी होगी तभी पिक करना, वरना उसको क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सेकंड इनिंग बॉलिंग कराएगी ऑस्ट्रेलिया, तो सेकंड इनिंग में हमको पता है पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर बॉलर हैं, खासतौर जैवियर बार्लेट, आप उनके साथ जा सकते हैं। नाथन एलिस, वो एक T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप एडम जंपा को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और स्टोइनिस गेंदबाजी कराएंगे तो थोड़ा सा कभी कराते हैं गेंदबाजी, कभी नहीं कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेवियर बैर्लेट और नाथन एलिस, 2 स्पेशलिस्ट गेंदबाज, आप किसी मैच में एक इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, साथ साथ में एडम जंपा को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन आती है, अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं साहिबजादा, फरहान, मोहम्मद रिजवान, और नंबर 3 पर आते हैं बाबर आजम। तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, चाहे साहिबजादा, फरहान हो, रिजवान हो या बाबर आजम, तीनों की फॉर्म अच्छी है। अब क्योंकि इंटरनेशनल पे साहिबजादा फरहान को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो आप अगर किसी मैच में ड्रॉप करके चलना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, चाहे रिजवान हो या बाबर आजम, तीनों प्लेयरों को। लेकिन बाबर आजम और रिजवान की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, बशर्ते पिछले मैच में उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया भी नहीं, वैसे भी काफ़ी 6-7 ओवर का ही मुकाबला खेला गया था, तो वहाँ पर उतना कह नहीं सकते। लेकिन क्लियर कर दूं, आप बाबर आजम और रिजवान, इन 2 प्लेयर पर फोकस करके जरूर चल सकते हैं। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग इन दोनों पर ही टिकी रहती है, ठीक है। तो आप रिजवान को भी पिक कर सकते हैं और बाबर आजम को भी। रिजवान के साथ ये प्लस पॉइंट है कि ये थोड़ा सा विकेट कीपिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, ठीक है। अब T20 में करेंगे या नहीं करेंगे, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता पाकिस्तान की टीम का, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे उस्मान खान, नंबर 5 पर मिलेंगे आगा सलमान, और नंबर 6 पर मिलेंगे इरफान खान। इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो उस्मान खान एक ठीक टच वाले प्लेयर हैं, ठीक है ना, ठीक टच में है, किसी मैच में आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। अगर सलमान की बात करें तो ये जो है गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी से कोई अभी तो इनका करंट फॉर्म बेकार चल रहा है, अगर इस वाले मैच में कुछ अलग कर दिया वो बात की बात। और इरफान खान जो है वो ठीक बल्लेबाज हैं और करंट की फॉर्म भी ठीक चल रही है। अगर पाकिस्तान की भी अगर मैं टॉप 6 बल्लेबाजों की बात करूं तो पाकिस्तान के भी प्लेयर कोई खास अच्छे प्लेयर है नहीं, ठीक है ना। डोमेस्टिक रिकॉर्ड और इंटरनेशनल रिकॉर्ड में काफ़ी अंतर होता है। तो बाबर आजम और रिजवान, ये 2 की प्लेयर रहेंगे, ठीक। और इरफान खान पर आप थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। ये 3 प्लेयर एक जो है, एक ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन किसी मैच में आप उस्मान खान के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये पाकिस्तान की टीम ही सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो उनकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से सारे के सारे पेसर बॉलर ज़बरदस्त फॉर्म में है। मैं किसी एक का नाम पिक नहीं कर सकता, चाहे वो अफरीदी हो, शाहीन अफसार अफरीदी हो, नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो या अब्बास अफरीदी हो, ये सभी बॉलर जो हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान की टीम में अभी स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई है नहीं, आगा सलमान से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आगा सलमान को अगर किसी मैच में चांस देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंड इनिंग में जो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर दो कंडीशन रह रही हैं। एक तो टीम कभी कभी क्या कर ले, चेज भी कर लेती है और कभी कभी 10 या 5 रन से मुकाबला हार भी जाती है। तो लगभग दोनों कंडीशन में लगभग टीम सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको ऊपर भी क्लियर किया कि 6 से 8 विकेट यहाँ औसतन गिरते हैं। तो उस कंडीशन के लिए मैं क्लियर कर दूँ, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। तो आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं प्लेइंग 11 में क्लियर कर दूंगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट इनिंग में। तो आप प्लेयर अगर मान लीजिए कि प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है ना, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड के जो पेसर बॉलर हैं उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है और इस पिच पर थोड़ा सा गेंदबाज, खासतौर पर पेसर गेंदबाजों को पीछे मदद रहती है। तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन तो निश्चित तौर पर रह सकती हैं। ठीक है, ये एक एवरेज स्कोर के बेस पर बता रहा हूँ टीम, उसके बाद हाई स्कोरिंग वाला मैं अलग से बताऊँगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3, 1, 2, 3 में से केवल एक, उसके बाद चाहें तो 4, 5, 6 में से भी केवल एक के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, टॉप 6 में से केवल 2 बैट्समैन को भी पिक करके चल सकते हैं सेकेंड इनिंग में। ठीक, उसके बाद ऑलराउंडर के साथ आप बशर्ते जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फिर किसी नंबर पर बैटिंग करे, 5 के साथ नंबर पर बैटिंग करे या 6ठे नंबर पर। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे गेंदबाजी की, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप पेसर बॉलर कि फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर और सेकेंड इनिंग में भी पेसर बॉलर के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर स्पिनर को भी कभी कभी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उसको मौका दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बशर्ते 4 विकेट उसने सेकेंड इनिंग में पेसर स्पिनर ने लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट इनिंग में भी 2 से 3 विकेट स्पिनर ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप उसको भी बैट्समैन को जो 2-3 नंबर पर बल्लेबाजी करे, ठीक है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं फर्स्ट इनिंग से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करूँ तो रिजवान और बाबर आजम, ये हमेशा से 2 नाम रहे हैं वाइस कैप्टनसी के, आज भी वही हैं। ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी सेक्शन में आप चाहें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन प्लेयरों के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं एवरेज स्कोर में। ठीक है ना, खास तौर पर अगर इनकी टीम सेकंड हो या फर्स्ट हो, आप जा सकते हैं इनके लिए। ठीक, और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया के तो टॉप 6 में से कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसका नाम मैं ये कह सकूँ कि भाई इसको आप कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल के साथ वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन से लेकिन जेवियर बार्लेट, नाथन एलिस और थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन एडम जंपा एक चॉइस हो सकते हैं अगर थोड़ा सा आप चाहें तो, वरना मैक्सवेल जो स्टोनियस उनसे बुरे नहीं हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करूंगा मैं सीधे हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले की। तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में ऐसा हो रहा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो 170-80 का स्कोर करती है, और सेकेंड में जो टीम बल्लेबाजी करती है वो क्या हो जाती है, 152 के अराउंड में वो टीम सेकेंड इनिंग में मतलब उतना ही स्कोर कर पाती है, और फर्स्ट इनिंग वाली में जो टीम बैटिंग करती है वो जीतती है। ये इस प्रकार के मुकाबले भी इस ग्राउंड पर होते हैं। तो जो भी टीम उसके बेस पर बल्लेबाजी करेगी, तो तब आप उसके 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या करना कि पेसर तो तब भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हाई स्कोर बन रहा है तो विकेट 2 ही विकेट गिर रहे हैं, विकेट तब भी आपको यहाँ 5 से 7 विकेट गिरते हुए नजर जरूर आएंगे। तो पेसर बॉलर का रोल चाहे हाई स्कोरिंग हो, लो स्कोरिंग हो, उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इनिंग में क्या रहेगा, टीम हाई स्कोर बनाएगी और सेकंड इनिंग में 150 के अराउंड वो टीम, दूसरी टीम जो बैटिंग करेगी वो सिमट जाती है। ठीक है, तो वहाँ फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी क्या रहेंगे, पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में उस वाले मैच में यह होगा कि आप बैट्समैन और बॉलर, जो टीम खासतौर पर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी जो टीम, उसके बॉलर को वाइस कैप्टनसी और बैट्समैन को कैप्टनसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे मैथ्यू शॉट, फॉर्म कोई खास नहीं है, 7, 22, 19, 1, 80, 58, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। पिछले काफ़ी समय से इनका फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है इनको। तो पाकिस्तान की जैसी बॉलिंग है
उसके सामने इनको थोड़ा सा दिक्कत निश्चित तौर पर आएगी, ठीक है। उसके बाद जैक फ्रेशर की भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है। इनको भी पाकिस्तान की जो पेस अटैक है उसके सामने इनको दिक्कत निश्चित तौर पर होगी। तो प्लेयर की फॉर्म, बैट्समैन फॉर्म, और आप हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बना रहे हैं कि एवरेज स्कोर वाले मुकाबले, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अधिकतर मुकाबले होते हैं, उसके बेस पर टीम बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अगर हाई स्कोरिंग में होगा तो तब आप रिस्क लेकर पिक करना। और ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ 43-0, उससे पहले इनका करंट जो फॉर्म था वो बिल्कुल बेकार चला था। पिछले मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 43 रन का स्कोर किया है। ग्लेन मैक्सवेल की एक खासियत है, जब ये स्कोर करते हैं एक आध मैचेस में तो उसके बाद ये लगातार स्कोर करते हैं, ये इनकी विशेषता है, ठीक है ना। तो रिस्क लेकर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। टिम डेविड जो है नंबर 4 पर आपको बैटिंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये औसतन इनका भी जो नंबर रहता है वो 6-7 पर ही बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। टिम डेविड अगर नीचे बल्लेबाजी करेंगे तो किसी मैच में ज़बरदस्त नॉक खेलते जरूर हैं, प्लेयर ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो किसी मैच में आप इनको नीचे खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोइनिस और नंबर 6 पर मिलेंगे जॉश इंग्लिश। मार्कस स्टोइनिस की भी करंट की फॉर्म कोई खास नहीं है, गेंदबाजी इन्होंने पिछले मैच में कराई नहीं और बल्ले से 21 रन का स्कोर किया है। लेकिन मार्कस स्टोइनिस हमेशा से T20 में एक की प्लेयर रहे, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद जॉश इंग्लिश की करंट की फॉर्म 7, 18, 49, 101, 26 इनका फॉर्म रहा है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। नो डाउट आप मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल इन 3 प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे तब आप जो है एम शॉट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो रिस्की लेकिन रहेंगे ज़रूर। उसके बाद बात करेंगे एरन हार्डी जो कि नंबर 7 पर हैं। इनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है। एडम जंपा की बात करें तो गेंदबाजी में एडम जंपा हमेशा एवरग्रीन प्लेयर है। मैंने कभी इनको, बहुत कम ऐसे मुकाबले होते हैं जहां एडम जंपा आपको फ्लॉप होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छी चॉइस रह सकती है लेकिन पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलने का। उसके बाद स्पेसर जॉनसन की बात करूँ तो 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। तो जब आपकी टीम में अगर तब जगह बन रही होगी, तो अगर ज़्यादा टीमें बना रहे होंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नाथन एलिस की बात करूं तो करंट का फॉर्म देखिए, पिछले मैच में 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है। और T20 में ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। आप किसी मैच में कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। जैवियर बार्लेट की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है और जैसी इनकी करंट की फॉर्म चल रही है उसके बेस पर हम इनको पिक करके चल सकते हैं अपनी टीम में। उसके बाद बात करेंगे अगर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे साहिबजादा फरहान। पिछले मैच में 8 रन, उससे पहले जो इनका घरेलू डोमेस्टिक रिकॉर्ड है वो शानदार रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल और घरेलू में काफ़ी अंतर ज़रूर होता है। आप इनके के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप कर के चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको पिक करना है ना, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिजवान की बात करूँ, पिछले मैच में 0, उससे पहले 30, 44। रिजवान एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। तो आप इनके साथ किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिर आप बात करेंगे बाबर आजम की, तो इनका भी ठीक एक औसत रहता है। रिजवान और बाबर आजम तो हमेशा से पाकिस्तान की टीम के मेन बैट्समैन रहेंगे और इन पर ही आप पिक भी करना तो इनको ड्रॉप करके भी चलना। उस्मान खान की बात करूँ तो उस्मान खान फर्स्ट इनिंग में तो चाहे बाबर आजम और रिजवान हो, ये थोड़ा इन पर भरोसा कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। उस्मान खान की भी करंट की फॉर्म की तो 4, 93, 0, 29, 201 और 13, ये इनके पिछले अपने डोमेस्टिक जो इनका रिकॉर्ड है पिछले इनिंग की, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक। तो इनको आप किस तरीके से डील करेंगे उस्मान खान के साथ, तो इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थोड़ा सा यहाँ ठीक बैटिंग के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद आगाज सलमान जो कि नंबर 5 पर मिलेंगे। इनका करंट का फॉर्म देखिए, इनका तो फॉर्म ही बेकार है। इस वाले मैच में कुछ अलग कर दिया वो बात की बात है। इरफान खान, इनको मौका मिला था पिछले मैच में, 0 रन, उससे पहले 22, 56, 32, 57, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। इरफान खान तो निश्चित तौर पर चाहे पिछले मैच में 0 रन बनाया हो, लेकिन हाँ इरफान खान एक की प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हसीबुल्ला खान, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 12, 54, ये इनका करंट का फॉर्म है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बात करें या नसीम शाह की या हारिस रऊफ की या अब्बास अफरीदी की, तो पाकिस्तान के सारे पेसर बॉलर ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। हारिस रऊफ की भी करंट की फॉर्म सुपर्ब है, अब्बास अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में से किसी भी बॉलर को पिक करके चल सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग प्लेयर को ट्राई करके चलिएगा पाकिस्तान के बॉलिंग से, ठीक है। ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।